गुड इवनिंग। केमिस्ट्री की नई यूनिट स्टार्ट हो गई है जिसका नाम आपका केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, आपकी ये बुक के हिसाब से चौथी यूनिट है, यूनिट नंबर 4। ठीक है, क्या चीज़ है ये, इस चीज़ के बारे में हमने थोड़ा क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। क्या चीज़ थी? केमिकल काइनेटिक्स। देखो, काइनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन। फिज़िक्स में तो आपने यही पढ़ा था कि काइनेटिक्स होता क्या है, मोशन की स्टडी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी की स्टडी, एक्सेलरेशन की स्टडी, डिस्प्लेसमेंट की स्टडी, ये सारी चीज़ें होती हैं, इम्पल्स, जर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या हुआ फिर? देखो, हमें यहाँ किसी चीज़ के मोशन के बारे में पढ़ना है जो केमिस्ट्री में हो, और केमिस्ट्री में एक ही तरह का मोशन होता है, क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है कि वो एक तरह का डायनामिक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं और रिएक्शन प्रोसीड करती रहती है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है, प्रोडक्ट की बढ़ती रहती है। ये एक तरह का मोशन ही तो है जिसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी एक तरह का क्या हुआ, मोशन ही हुआ। तो अगर हमें उसकी स्टडी करनी पड़े तो जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे उसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? सिंपल सी बात है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक शाखा है। केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान, उसकी एक शाखा है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ द। अब यहाँ पे आपको मोशन एक सही वर्ड नहीं होगा, इससे बढ़िया हम रेट बोल देते हैं। रेट ज़्यादा अच्छा वर्ड है। रेट मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। साथ में ये रेट किस लॉ से गवर्न होता है वो भी पढ़ना है, तो रिलेटेड लॉज, और साथ में इसका केमिकल रिएक्शन का इस समय क्या मैकेनिज़्म होगा उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, एंड अंडरलाइंग मैकेनिज़्म। ठीक है, तो आपको सबसे मेन चीज़ इस डेफिनेशन में पता चली, रेट। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। रेट मतलब कि कितने टाइम में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, या अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। दोनों चल सकती हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बैकवर्ड रिएक्शन है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों चीज़ें चल सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिलेटेड लॉज एंड द अंडरलाइन मैकेनिज़्म। ठीक है, अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है, तब हम रेट के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था पिछली बार। देखिए, पहली होती है फास्ट रिएक्शन, जो एकदम से हो, फास्ट रिएक्शन। तो आपको पता है कि जर्नली जो हमारी आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शंस वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं। आयनिक रिएक्शन होती है ना, जैसे NaCl है। ठीक है, आयंस वाली फॉर्म वाली जो भी रिएक्शन होगी वो बहुत जल्दी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ दे लेते हैं हम Ag प्लस NaNO3, ये सारी आयनिक फॉर्म में होती है, Na प्लस और NO3 -1। नाइट्रेट Ag प्लस होता है, तो ये हमें देता है AgNO3 प्लस Na। बहुत तेज़ होती है रिएक्शन। ऐसी Zn प्लस CuSO4 है ना, गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu। ये सारी आयनिक रिएक्शन है, बहुत तेज़ी से होती है। कॉपर 2+ होता है, सल्फेट 2- होता है, जिंक भी क्या होता है 2+। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत तेज़ी से होती है ये, तो इन्हें फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी होती है स्लो रिएक्शन। दूसरी होती है हमारी स्लो रिएक्शन। जर्नली जितनी भी कोवैलेंट या ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं
वो हम स्लो में मानते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कहना भी ठीक नहीं होगा, तो आप जनरली, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत सी तेज़ हो जाती हैं, तो जनरली जो कोवेलेंट रिएक्शंस होती हैं वो हमारी स्लो रिएक्शंस में आती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो होगा। फर्मेंटेशन जो होता है आपका, फर्मेंटेशन किसका, मोलासिस का करते हो, शुगर का, शुगर केन का, ठीक है, वो बहुत स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग हो गया, ये हो गया, कोरोजन हो गया, ये बहुत स्लो है। और तीसरी होती है मॉडरेट, यही सबसे मेन है, क्योंकि मॉडरेट वो होती है जो हम लेबोरेटरी में करते हैं। जनरली जो भी रिएक्शन होती है आपकी लेबोरेटरी में, फ्लेम टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना एनालिसिस वाले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, जो जनरली आप लैब में रिएक्शंस करते हैं अपने स्कूल लैब में या कॉलेज लैब में, जो रिएक्शंस करते हैं जो बहुत तेज़ी से भी नहीं होती कि हम उसे ब्लिंक ऑफ द आई में देख ना पाएँ, ठीक है, और बहुत धीरे भी नहीं होती कि हमारा पेशेंस गायब हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, जो किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में हो ही जाती है 10-15 मिनट में, तो उसे हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन वो होती है जो ना फास्ट हो ना स्लो हो, एंड विच कैन बी परफॉर्म इन लेबोरेटरी, विच कैन बी परफॉर्म इन लेबोरेटरी, जिसे हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है जैसे एस्टर जो होता है उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये आगे एक नेम रिएक्शन होगी, आप पढ़ोगे इसे, ठीक है। जैसे बहुत सी ऐसी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर वाली, पर अभी तो यही देख लो, और भी काफ़ी होती हैं इसमें। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया, और जैसे आपने हाइड्रोजन जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक और चीज़ थी, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है जब हम उसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो भी एक तरह की मॉडरेट रिएक्शन होती है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। ये सारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या ऑन द बेसिस ऑफ रेट, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं उसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का क्या रेट है, कितनी तेज़ी से चलती है, ठीक है। रेट पे असर कौन डालता है, कैटलिस्ट डालता है, ठीक है, वो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। तो आप देख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, साथ में अंडरलाइन जो मैकेनिज़्म चलेगा। 3 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करा है, फास्ट, स्लो, मॉडरेट। फास्ट जनरली आयनिक रिएक्शंस होती है, स्लो होती है कोवेलेंट, मॉडरेट होती है जो लैब में होती है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। क्लियर, शाबाश। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की, जो हमारी यहाँ पे मेन चीज़ है। हमें बात करनी है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है, तो रेट जनरली एनीथिंग पर सेकंड होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में रेट क्या हुआ, रेट जनरली होता है यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी समय के साथ। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, ठीक है, इसे ही हम रेट बोलते हैं। तो रेट क्या होता है, चेंज ऑफ एनीथिंग पर सेकेंड। पर केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, रेट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकेंड। क्लियर। तो इन एनी केमिकल रिएक्शन व्हाट इज़ रेट, रेट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ गिवन टाइम। तो हम नीचे लिख लेते हैं टाइम टेकन, ठीक है, और जैसे इस चीज़ को 1 यूनिट मानेंगे टाइम को, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट इज़ इटसेल्फ चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फॉर अ यूनिट टाइम द चेंज इन कंसंट्रेशन इज़ रेट। क्लियर है। अब जनरली अगर हम यहाँ पे लिखें, एक हम पे रिएक्शन है जिसमें हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, तो रेट क्या होगा, तो रेट देखिए, रेट होगा चेंज इन, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, प्रोडक्ट की भी कम होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले रिएक्टेंट की ज़्यादा हो और प्रोडक्ट बने ही ना हो,
फिर समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी और प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी। क्लियर? तो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये दोनों चीज़ें एक समय में होगी कि उसी समय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कम होगी और उसी समय में बढ़ेगी भी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक ही समय में हो रहे होंगे, दोनों कंटेम्पररी हैं, ठीक है, कंटेम्पररी है, दोनों एक ही समय में हो रहे होंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ये लिख लेंगे। क्लियर है? अच्छा, जरा इसे लिख लेते हैं। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं हम, चेंज को तो डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को आर लिख लो और यहाँ पे ये बना लो। आपको ये सिंबल पता है, एक्टिव मास का होता है अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। टाइम टेकन को हम टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं। जनरली यहाँ पे स्टार्ट 0 सेकेंड से ही करेंगे, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आ गया। रेट का एक और फार्मूला हो सकता है क्या, क्योंकि उसी समय रिएक्टेंट की, इसी इंटरवल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी और प्रोडक्ट की भी चेंज होगी, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डेल्टा लिखा, एक्टिव मास अब लिखेंगे प्रोडक्ट का, और अपॉन में लिख लेंगे टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। तो दोनों में हम फ़र्क कैसे करें, तो यहाँ पे एक नोटेशन चलता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो होगा क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। समय के साथ यही होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट 100% बन जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 100% रिएक्टेंट और 0% प्रोडक्ट से, और ख़त्म कहाँ करेंगे अगर ये आयनिक रिएक्शन हुई या कंप्लीट रिएक्शन हुई, मतलब ये नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो, ये इसमें कभी इक्विलिब्रियम ना आए, तो पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, 0% रिएक्टेंट रह जाएगा और 100% प्रोडक्ट बन जाएगा। 100 से 0, 0 से 100, आई बात समझ में, 100 रिएक्टेंट तो 0 प्रोडक्ट, और अगर ये कंप्लीट रिएक्शन है तो 100 प्रोडक्ट फिर फाइनली 0 रिएक्टेंट। दोनों में फ़र्क कैसे करें, देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो आप यहाँ माइनस लगा लीजिए, अब प्रोडक्ट के समय के साथ बढ़ेगी तो प्लस लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आपको एक फाइनली ये चीज़ पता चली कि जो हमारा रेट है, ठीक है, तो रेट क्या होगा, रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। इस रेट को मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, नहीं तो आप आर से कंफ्यूज होंगे। तो रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये साइन किसका होता है, एक्टिव मास का होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो माइनस, प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो प्लस। ठीक है, रेट इज़ लाइक एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। ठीक है, यही चीज़ है। तो आपको ये बातें समझ में आई। अब थोड़ा इसमें एक चीज़ करते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल से देखिए रेट होगा क्या। मान लो आपको बोल रखा H2 + Cl2 गिव्स अस 2HCl। आपसे बोला इसका रेट निकालिए, तो रेट आपका कैसे निकलेगा, देखिए ये साइड हमारी रिएक्टेंट है और ये साइड हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, वो साइड हमारी रिएक्टेंट है, ये साइड हमारी प्रोडक्ट है। तो H2 देखा तो चेंज इन H2 एक्टिव मास का सिंबल अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फिर चेंज इन Cl2 अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, फिर चेंज इन HCl अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। इन दोनों में ये दोनों रिएक्टेंट है, H2 और Cl2, तो इनके आगे माइनस हमने लगा दिया, और HCl जो है प्लस है, प्रोडक्ट है तो उसके आगे प्लस लगा दिया। पर सर इस दो का क्या करें, तो इस दो को बेटा अपॉन में लगाओगे ऐसे, तो हमेशा अपॉन में आएगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो एक जनरल रिएक्शन देखो, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। आपसे बोला ए के ए हैं, बी के बी हैं, देते हैं सी के सी और डी के डी। ए के कैपिटल ए एक रिएक्टेंट स्पीशी है
बी भी रिएक्टेंट स्पीशीज़ है, सी भी रिएक्टेंट, सी प्रोडक्ट स्पीशी है और डी भी क्या है, प्रोडक्ट स्पीशी है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी आपकी रिएक्टेंट स्पीशी हो गई और कैपिटल सी कैपिटल डी आपकी प्रोडक्ट स्पीशी हो गई। ए के हम स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट ले रहे हैं, मोल तो नहीं कहेंगे, ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है, सी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सी है और डी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, डी है। तो देखिए रेट क्या बना, रेट आपका क्या बना। पहले तो आप लिख लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल, फिर आप लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल, फिर आप लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, रिएक्टेंट खत्म हो गया, अब हम प्रोडक्ट साइड आगे, अपॉन टाइम टेकन, और आप लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कितना, टाइम टेकन। अब बस इसमें एक बात है कि ये जो ए है इसे 1/a फॉर्म में लिखो, ये जो बी है इसे 1/b फॉर्म में लिखो, ये जो सी है इसे 1/c फॉर्म में लिखो और ये जो डी है इसे 1/d फॉर्म में लिख लो। अब सबसे मेन बात, क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट थे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्लियर है, और सी और डी प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। प्लस तो लगाओ नहीं पर ठीक रहता है, माइनस प्लस दोनों लगा दो, ठीक है। तो रेट आपका ये होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कौन सा रेट है, तो आपको याद होगा क्लास 11th की फिजिक्स की काइनेमेटिक्स में जब भी डेल्टा आता था तो ये एवरेज रेट होता था। तो ये हमारा एवरेज रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट भी होगा यहाँ, उसमें डेल्टा टी नहीं डी टी लगेगा, आज ये एवरेज रेट है। फ़र्क क्या है, सिर्फ डी टी का है। डिफरेंशियल टाइम यूज़ करेंगे, यूनिट ऑफ रेट लिख लेते हैं, रेट की यूनिट क्या होगी, क्योंकि रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। कंसंट्रेशन जनरली यहाँ मोलैरिटी के टर्म्स में होगी, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। तो यूनिट की बात कर रहे थे, देखिए यूनिट की हम बात कर रहे थे कि रेट की यूनिट क्या होगी। तो अगर हमें रेट की यूनिट समझना है तो रेट जनरली था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यूनिट निकालने के लिए प्लस माइनस तो देखते नहीं है। अब यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस क्या है, आपको इतना समझ में आ गया। पहला केस क्या है कि अगर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हो, जनरली या तो मोलैरिटी के टर्म्स में होती है। मोलैरिटी मतलब कौन सा फेज़, लिक्विड फेज़, लिक्विड फेज़ या एक्वस फेज़, इस टर्म्स में हो तो आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आती है, मोल्स पर लीटर आती है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, लीटर। तो आर की यूनिट क्या बनी, तो आर की यूनिट आपकी बनी, यहीं से देखिए कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और अपॉन में टाइम है, टाइम का आएगा सेकंड। तो इसकी क्या लिख लेंगे, इसकी आ जाएगी मोल लीटर रेज़ टू द पावर -1 और सेकंड रेज़ टू द पावर -1। पर इसमें एक और चीज़ है कि मान लिया जाए आप पे अब है, क्योंकि आप सॉल्यूशन पढ़ के आए हैं तो हम कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर हम इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में ले लें तो हमारी क्या आएगी, तो हमारी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसकी यूनिट आएगी पार्शियल प्रेशर में, या तो एटीएम ले लेना या आप क्या ले लेना, बार ले लेना, पास्कल मत लेना, या तो एटीएम ले लेना या तो क्या ले लेना, बार ले लेना। एटीएम भी चलेगी और बार भी चल जाएगी, दोनों यूनिट चल जाएंगी। तो अगर हम कुछ ऐसा ले लें तो देखिए हमारी फिर आर की यूनिट क्या आई, आर की यूनिट फिर हम पे आई, कंसंट्रेशन जो था वो तो एटीएम या बार बनेगा तो एटीएम ले लेते हैं, तो एटीएम, और अपॉन में टाइम है तो एटीएम पर सेकंड आ जाएगी, ये एटीएम पर सेकंड, मोल पर लीटर की जगह एटीएम पर सेकंड। तो ये आपका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। रिएक्शन आपको समझ में आया, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस अपॉन टाइम टेकन। यूनिट आपने देखी, हम बात कर रहे थे एवरेज रेट की। एक इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको चीज़ें और समझ में आएंगी कि रेट चलता कैसा है। उसके बाद हम आगे दो तरह के रेट्स पढ़ेंगे, दो तरह के हम पे रेट्स होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वो दोनों रेट हम देखेंगे।
देखो मान लो आपसे क्वेश्चन का कि फॉर अ एलिमेंटरी, किसी एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए, वो रिएक्शन है 2A + B gives us 3C, rate of appearance of C is 1.3 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? कैलकुलेट नंबर चीज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी चीज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये आपसे करना है और समझ ही लेना किसी टाइम टी की बात कर रहे होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊं। तो पहले इसको लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रेट को हम दो तरीके और से लिख सकते हैं। 2A + B + 3C में ये दोनों चीज़ रिएक्टेंट है और ये चीज़ आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, इतनी बातें हैं। हम जो रेट लिखते थे वो रेट दो तरीके से लिखते थे कि एक तो रेट हो जाता था, यहीं से देखें, प्रोडक्ट के टर्म्स में बाद में देखेंगे, पहले रिएक्टेंट के टर्म्स में देखो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन एनी टाइम इंटरवल टी, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन एनी टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और क्योंकि ये रिएक्टेंट थे तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते थे। अब इन्हें हम दो तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि आपको पता है जैसे रिएक्शन शुरू हो जाएगी होना, प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी, तो रिएक्टेंट कम होता है। कम होगा मतलब वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट उसी इंस्टेंट में बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मतलब वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो विद एनी टाइम इफ़ द रिएक्शन प्रोसीड देन रिएक्टेंट विल डिसअपियर एंड प्रोडक्ट विल अपीयर। क्लियर? इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये अभी कुछ नहीं है, ये अभी कुछ नहीं है। हाँ, पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ, क्योंकि रेट तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे हाफ़ लगाना पड़ेगा क्योंकि दो है ना, तो हाफ़ लगाया और यहाँ पे ये करा। और अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में बोलते तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा कंसंट्रेशन C अपॉन टाइम टेकन, और यहाँ पे 3 है तो वो अपॉन में आएगा और क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस ही रहेगा। मैं आपसे बोलूँ ये सारी चीज़ें रेट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे रेट ऑफ अ रिएक्शन है। ठीक है सर, समझ में आ गया, रेट ऑफ अ रिएक्शन है। तो ये फिर ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये सिर्फ एक चीज़ है, ये पूरा तो रेट ऑफ अ रिएक्शन है। पर अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूँ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, हाफ नेगलेक्ट करो, यहाँ से माइनस भी नेगलेक्ट करो, बस ये देखो कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, क्योंकि ये चीज़ तो रेट ऑफ अ रिएक्शन है। ये पूरी चीज़ क्या है, रेट ऑफ अ रिएक्शन है, ये पूरी चीज़ आपकी रेट ऑफ अ रिएक्शन है। पर ये सिर्फ इतना डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, तो इसे ही हम बोलते हैं रेट ऑफ, क्योंकि ए हमारा रिएक्टेंट है तो हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, पार्डन मी फॉर दी स्पेलिंग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ऐसी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये रिएक्टेंट है बी, तो आप इसे बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो क्योंकि सी प्रोडक्ट है ये अपीयर होगा तो ये हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्रोडक्ट। ठीक है,
तो ये तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर आप अलग से भी उतारना चाहें तो सही होगा, आपको पता हो जाएगा कि डिसअपियर कौन हो रहा है, अपीयर कौन हो रहा है। हालांकि अगर आप अपनी नॉलेज लगाओगे, कॉमन सेंस, तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट अपीयर होगा और रिएक्टेंट डिसअपियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहे हैं सिंपल सी बात कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इतना है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस सिर्फ इतना हुआ, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। मैंने अभी बताया था आपको, कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगते नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये कितने के बराबर दे रखा? 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमसे पहली चीज़ पूछी हुई रेट ऑफ अ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें, रेट ऑफ अ रिएक्शन कुछ और नहीं है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, पर क्योंकि हमें डेल्टा सी बाई डेल्टा टी दे रखा तो आज ये लेंगे, ठीक है। ये दोनों का कुछ नहीं पता, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन का सीधा रिलेशन इससे बनाते हैं, तो 1/3 ऑफ डेल्टा सी डेल्टा टी, ठीक है। तो ROR आपका निकल ही गया 1/3 ऑफ कितना, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। और यूनिट आपको पता ही है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री से तो कुछ नहीं होगा, वही आएगी मोल पर लीटर और पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख लेना कितनी आ रही है। 3 4 जा 12 होता है, फिर आएगा वो, तो 0.43 आएगा आपका, और 10⁻⁻⁴, ठीक है। 0.43 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपसे बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालो, आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आपका निकल जाएगा। कैसे? देखो, आपको निकालना है सिर्फ ये चीज़, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए होता है। आपको पता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन आपका बराबर है -12 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। माइनस लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी होती है, हालांकि रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। रेट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट्स द कंसंट्रेशन विच इज़ डिक्रीज और इंक्रीज, देयरफॉर वी यूज़ द नोटेशन। डिक्रीज़ होगी तो माइनस लोगे, इंक्रीज़ होगी तो प्लस लोगे, पर रेट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। टाइम तो है ही पॉजिटिव, रेट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। तो हमें डेल्टा ए बाई डेल्टा टी चाहिए। रेट में कभी भी माइनस मत लगाना, धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या होगा, हाफ उधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। और 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने निकाल ही दिया है, ये रहा 0.43 इंटू 10⁻⁻⁴। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पे 0.86 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 0.86 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आप पे आ गया। क्लियर? शाबाश। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, एक तो आपको ये नोट पता चला, रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वो भी आप ऑफिशियली लिख लीजिए कि नोट डाल के लिखना, रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, रेट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। वो कंसंट्रेशन है कि कम ज़्यादा हो रही, पर रेट हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। क्लियर है इतनी बात है? शाबाश। अच्छा, अब एक चीज़ क्या है कि हमें 2 तरह के रेट पढ़ने पड़ेंगे। क्या? ये लिख लिया। अब देखो, 2 तरह के हमें रेट पढ़ने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन कितने तरह के हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। कितने तरह के रेट ऑफ रिएक्शन है? तो 2 होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। 2 तरह के हम पे रेट ऑफ रिएक्शन है। एक होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। क्लियर? शाबाश। बस कुछ छोटा नहीं, फिर यही है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। पहला है इसमें एवरेज रेट, दूसरा होता है
इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट वैसी बात है जैसे आप पहले करते थे काइनेमेटिक्स में, वही यहाँ प्रिंसिपल लगेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन का नहीं है कुछ लेना देना, यहाँ पे टाइम इंटरवल का है। मान लो आपका टाइम इंटरवल बहुत कम, लेट अस से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है, नैनो सेकंड, उससे भी कम है, तो आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में चेंज तो देखोगे नहीं। छोटा सा टाइम है तो छोटा सा ही चेंज आएगा कंसंट्रेशन में, और उस टाइम अगर हमें रेट मेज़र करना पड़े तो हम कौन सा रेट देखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप पे एवरेज है। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट में बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है, तो कंसंट्रेशन का जो चेंज आएगा वो भी बहुत बड़ा ही आएगा, ठीक है। इतनी बात है। एवरेज रेट क्या है? डेल्टा लगाएंगे, बहुत बड़ा। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज बहुत बड़ा है, ठीक है, छोटा नहीं है। डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। डेल्टा कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल क्या होता है? डेल्टा टी होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन ऑब्जर्वेबल टाइम इज कंपैरेटिवली लार्ज। ऑब्जर्वेबल टाइम जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो? लार्ज हो। और ये कब यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट? व्हेन वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ अ रिएक्शन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सेकेंड के बहुत छोटे हिस्से में अगर हमें रेट निकालना हो रिएक्शन का, तो हम इंस्टेंटेनियस रेट यूज़ करेंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब क्षण भर में होने वाला, पल भर में होने वाला, एकदम होने वाला, ठीक। यहाँ पे मेन कंडीशन ये हमेशा ही रहती है काइनेमेटिक्स में कि ये जो अगर आपका टाइम इंटरवल है ये जीरो की तरफ टेंड करे। टाइम इंटरवल किसकी तरफ टेंड करे? जीरो की तरफ टेंड करे, मतलब बहुत छोटा हो। टाइम इंटरवल आपका 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड हो, 0.03 सेकेंड हो, ऐसा कुछ हो, तब आप डेल्टा टी को बना दोगे डी टी। और अगर आप डी टी बना लोगे तो आपका जो रेट इंस्टेंटेनियस है, ये तो आपकी चीज़ रेट एवरेज हुई, ये चीज़ आपकी रेट इंस्टेंटेनियस है, तो रेट इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आएगी डी कंसंट्रेशन बाई डी टी। डी कंसंट्रेशन बाई डी टी। क्लियर है इतना? शाबाश। अब ज़रा इनका एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, उससे भी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। ठीक है, देखो एक बार हम देखते हैं इसमें कंसंट्रेशन, हम एक बार लेते हैं रिएक्टेंट और वर्सेस कर लेते हैं उनका टाइम के साथ। टाइम मतलब टाइम इंटरवल, ठीक है। रिएक्टेंट आर हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, और टाइम आपका टी या डेल्टा टी, जो भी आपको लेना है वो ले लेना। टी ही ले लेते हैं अभी, है ना। तो आप एक ग्राफ बनाओगे ऐसा, यहाँ पे क्या होगी? चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आपका टाइम होगा। आपको भी पता है जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होती जाएगी। देखिए पहले समय कुछ नहीं था तो रिएक्टेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू में था, समय इतना हुआ रिएक्टेंट घट गया, समय और कम रिएक्टेंट और घटा, समय और बढ़ा, ये ऐसे ऐसे। जब टाइम बहुत ज़्यादा था तो रिएक्टेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू में था। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो ये कम होता रहेगा। आई बात समझ में? कम होता रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा? इनवर्स आएगा ऐसा, ठीक है। क्लियर है इतना? शाबाश। अब इसमें एक चीज़ देखो, मान लो हम दो टाइम प्लॉट कर देते हैं। ये रहे दो टाइम, एक है T1 और एक है T2, और इनके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि पहला टाइम यहीं आएगा ना और ये आएगा, T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है, समझ लेना।
यहाँ पे ज़्यादा समय बीत गया तो रिएक्टेंट भी कम हो जाएगा। यहाँ पे हम बोल देते हैं R1, यहाँ पे बोल लेते हैं R2। क्लियर है? ये बातें क्लियर? ठीक है। तो हम कहाँ से लेकर कहाँ तक का ग्राफ देख रहे हैं, आप खुद देखो। ये वाला देख रहे हैं, ये हमारा शेडेड एरिया R1 R2 T1 T2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, y पे कौन है R1, x पे कौन है T1। ये प्लॉट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट y में कौन है R2 और x में कौन है T2। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि R1 है कहाँ से कहाँ, R1 यहाँ से यहाँ है और R2 ये है। तो आप मुझे बताइए R1 अगर ये पूरा है, R2 अगर ये इतना है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, आप मुझे बताइए इतना पार्ट क्या होगा। सर कैसे बताएं, R1 ये रहा, R2 ये रहा, हमें नहीं पता चल रहा। तुम्हें नहीं पता चल रहा तो डेल्टा R मान लो, क्या जा रहा, और इसको डेल्टा T मान लो। ठीक है, मैं आपसे पूछूं तो डेल्टा R बाई डेल्टा T आ गया। आप मुझे बताइए यहाँ पे R एवरेज क्या होगा। तो R एवरेज अगर मैं बस यहाँ से देखूँ, T1 से लेकर T2 देखूँ तो R एवरेज होगा, एवरेज है तो डेल्टा लगता है। तो आप बोलोगे डेल्टा चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपन डेल्टा चेंज इन टाइम इंटरवल, या टाइम इंटरवल ही चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। अब आप ये देखिए फाइनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, R2 है, और इनिशियल कितनी थी R1। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे चेंज कैसा आया R2 माइनस R1। और मार्क माई वर्ड, रेट क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो मॉड लेना पड़ेगा। साथ में टाइम कैसे चेंज हुआ, T1 से T2 हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T1, टाइम तो पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, ये एवरेज आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्या करो, आपको यहीं पे इंस्टेंटेनियस भी चाहिए, तो वो इंस्टेंटेनियस कैसे बनाओगे, ये भी तो बात है ना, इंस्टेंटेनियस भी बनाना है आपको। तो हमेशा क्या करे करो, इंस्टेंटेनियस कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बना देता हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊँगा। पहले हम यहाँ एक टेंजेंट बना रहे हैं, हमने टेंजेंट बनाई और हमने क्या करा, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया। ठीक है, अब आपने माना ये छोटा सा जो कंसंट्रेशन है ये dr है, और यहाँ पे जो छोटी सी कंसंट्रेशन है वो dt है। ठीक है, तो एंगल कहीं भी बना लेना आप, मैं तो यहाँ बना रहा हूँ थीटा। तो आप मुझे बताइए यहाँ से tan थीटा कितना आया, tan थीटा की वैल्यू क्या है। तो tan थीटा क्या आता है, tan थीटा हमेशा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है ना। y में देखो कितना चेंज है, dr है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, tan तो होता ही परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो परपेंडिकुलर dr है, बेस कितना है dt। एक तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। दूसरा tan थीटा मतलब आपका जो स्लोप होता है वो हमेशा होता भी कितना है, वो हमेशा आपका y बाई एक्स होता है। तो y कितना है dr, x कितना है dt, तो tan थीटा की वैल्यू होगी dr बाई dt। क्लियर? और dr बाई dt आपको पता है, अगर डेल्टा आपका एवरेज है तो ये तो आपका इंस्टेंटेनियस होगा। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कितना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। कंसंट्रेशन और टाइम का जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। क्लियर है? एवरेज तो आपको पता ही है, एवरेज पूरी उसके लिए है फॉर द टाइम बीइंग फ्रॉम T1 टू T2 एंड द रिएक्टेंट फ्रॉम R1 टू R2। पर किसी छोटे से टाइम dt के लिए ये dt जो है बहुत ही छोटा है, किससे, डेल्टा t से। या आप ये मानो डेल्टा t जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो वो dt बन जाएगा, बहुत छोटा टाइम है। तब जो आपका टेंजेंट के बाद एंगल लेके जो tan थीटा मतलब स्लोप आया वो आपका कितना आया, इंस्टेंटेनियस रेट आया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब ऐसे ही आप किसके लिए बना सकते हो, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के लिए भी बना सकते हो यही चीज़। तो फटाफट बनाएंगे वो और देखेंगे।
याद रखना स्लोप क्या है, इंस्टेंटेनियस है। अब हम ले रहे हैं प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। प्रोडक्ट हम p मान लेंगे और टाइम हमारे ये रहा। ग्राफ बनाते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोडक्ट ये रहा, प्रोडक्ट में चेंज ये रहा और टाइम में चेंज यहाँ है। अब आपको पता है समय के साथ प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। पहले इतना टाइम था तो 0 थी, फिर ये हुआ तो बढ़ गई, ये हुआ तो बढ़ गई, ये हुआ तो बढ़ गई। बढ़ी कैसे? अगर वो ऐसे घटा तो ये ऐसे बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है ये ऐसे बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो वैल्यू लेंगे। देखो यहाँ पे उल्टा चलेगा, ये छोटा टाइम है t1, बड़ा टाइम t2, ये टाइम चल रहा है। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग ये छोटी कंसंट्रेशन p1 और ये बड़ी कंसंट्रेशन p2। ठीक है, तो इनको यहाँ पे हम पे एक प्लॉट पॉइंट्स आए p1, t1 y/x, y और x, और ये आया p2, t2। ठीक है, शेड करा, यहाँ पे ग्राफ है। ठीक है, आपको ये पता है यहाँ पे आर एवरेज कितना आएगा? आर एवरेज हमेशा से ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम होता है या टाइम इंटरवल होता है। तो आप लिखोगे p2 - p1, क्योंकि फाइनली वो 2 पे आ गया ना, 2 बड़ा है, तो p2 - p1 मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन डेल्टा t, ये आ गया। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे भी क्या करूँ, किसी भी गिवन उसमें टेंजेंट बनाऊँ। ठीक है, तो आपने टेंजेंट बना ली, जैसे मान लो यहाँ पे बना ली, ये बना ली, चाहे यहाँ पे बना लो, बात तो एक ही पड़ेगी। दो टेंजेंट आपने बनाई और उस टेंजेंट से लग के आपने ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल बनाए, ऐसे ये दो ट्रायंगल बनाए। तो आपको पता है ये छोटा सा चीज़ होगा dt, ये भी क्या होगा dt, और ये dt होगा, और ये छोटी सी चीज़ क्या होगी dp, और यहाँ पे भी क्या होगी dp। ठीक है, थीटा ऐसे बना लेना, थीटा आपको जज करना पड़ता है ये। ठीक है, तो dp dt। तो आप ये जो छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हो कहीं भी, चाहे ये वाला, जहाँ यहाँ थीटा है, हॉरिजॉन्टल dt है, वर्टिकल dp है, तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा चेंज इन y, चेंज इन x। y क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। x क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे वर्टिकल में dp और हॉरिजॉन्टल में आप पे है dt। क्लियर? तो स्लोप आपका यहाँ पे tan थीटा के बराबर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस। और यही चीज़ आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस रेट देगा। ठीक है, तो याद रखना स्लोप हमेशा इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है, स्लोप हमेशा इंस्टेंटेनियस होगा, ये याद रखना। क्लियर? शाबाश। अब हमें ये देखना है कि ये चीज़ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेट। ठीक है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है ये। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स अपॉन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। हम पे है फैक्टर्स अपॉन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ऐसे कितने फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा? ठीक है, तो एक तो नेचर ही हो गया, है ना, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट
क्या चीज़ हुई है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे कैसा है। तो आप ये समझो कि मान लो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, मान लो आप पे 2 रिएक्टेंट है ए और बी, और मिलके इन्हें बनाना है ए बी। मान लो ए का मॉलिक्यूल ये रहा, बी का मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों मिलेंगे और एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम होगा ए बी, ठीक है। और ऐसी एक और रिएक्शन है यहाँ पे जिसमें है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आपको दे रहे हैं गामा। अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये है, दोनों मिलके अल्फ़ा और बीटा बनाएंगे। सर सर्कुलर क्यों नहीं बनाया, दूसरा एटम मर्जी है मेरी, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा ज़रूरी थोड़ी कि सर्कुलर ही हो, ठीक है। ये आप मुझे बताओ क्या दोनों का रेट सेम होगा? सर दोनों दिखने में तो एक जैसे ही हैं, अल्फ़ा ए के जैसा है, बीटा बी के जैसा है, और ए भी आपका अल्फ़ा बीटा के जैसा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप खुद देखो, H2 + Cl2 गिव्स अस H2O, HCl है ना, 2HCl। ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट में भी हो जाती है आसानी से, सनलाइट में रखो तो ये आसानी से हो जाती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं। तो H2 + Cl2 गिव्स अस 2HCl, सनलाइट में भी हो जाती है, सनलाइट का निशानी ये होती है फोटॉन्स एनर्जी, पर ऐसी H2 + O2 नहीं होता, ये नहीं होता, ये इतनी आसानी से होता नहीं है सनलाइट में। तो दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं पर ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कितनी आसानी से या कितनी हार्डनेस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी देखो नाम ही बता रहा है, एक्टिवेट करना। हमें किसको एक्टिवेट करना है? रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना है ताकि वो क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। डीप में अभी नहीं बताऊंगा, आगे आएगा ये। इसके साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बहुत सी चीज़ें आएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आएंगी। पर अभी ये देख लो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए, लगेगी, ये रिक्वायरमेंट है ताकि वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब हर रिएक्टेंट अलग तरह का है, कोई रिएक्टेंट एटॉमिक है, कोई रिएक्टेंट आयनिक है, कोई रिएक्टेंट कोवेलेंट है, मतलब वो बॉन्डिंग अलग अलग तरह के बना सकता है। कोई मेटालिक बॉन्डिंग बनाएगा, कोई आयनिक बनाता है, कोई कोवेलेंट बनाता है, और सबको अलग अलग तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए तो हम पे 3 तरह की रिएक्शंस हैं। फास्ट रिएक्शन क्या होगी? फास्ट रिएक्शन वो होगी जहाँ पे रिएक्टेंट को बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत हो और वो तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्लो रिएक्शन क्या होगी? जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत हो। जैसे वो ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें मार मार के पढ़ाया जाता है, उनकी खुद की हिम्मत नहीं होती पढ़ने की, अच्छा नहीं आती, अंदर से कंसाइंस नहीं बोलती उनकी पढ़ने का, तो वो स्लो रिएक्शन में आते हैं और मॉडरेट होते हैं। जैसा देश वैसा भेस। 5 लोग पढ़ रहे हैं तो छठा भी पढ़ लेगा, तो 5 अगर कोलाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो छठा भी कोलाइड करने लग जाएगा। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब यही हुआ, कुछ रिएक्टेंट को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेट में भी तो फ़र्क आएगा एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। मान लो जिसको ज़रूरत बहुत ही कम है, मिनिस्कल है, तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और उसका जो रेट होगा पर यूनिट टाइम वो बहुत कम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली उसका कम हो गया। हालांकि 2-3 फैक्टर्स और हैं, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, अरहेनियस कोफिशिएंट है, आगे जाके बढ़ेंगे, ठीक है। पर कोई ऐसी रिएक्टेंट है कि जिसको मार मार के हम बोल रहे हैं कि तू रिएक्ट कर जा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा, तो उसका रिएक्शन भी तो बहुत स्लो चलेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट आपको समझ में आया। तो मैं यहाँ बस इतना लिख लेता हूँ कि सिंस डिफरेंट रिएक्टेंट्स requires different amount of AMT amount है, different amount of activation energy to collide
एंड फॉर्म फेवरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अलग अलग रिएक्टेंट को अलग अलग अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो क्या बना दे, फेवरेबल प्रोडक्ट्स बना दे। देयरफॉर अमंग देम देयर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट। क्लियर? ये दूसरा यार वही आप ये देखो, रेट जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, तो आप ये देखो, पहली बात यहाँ से ये निकली कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अब चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम के इन्वर्स है, टाइम इंटरवल के क्या है, इन्वर्स है। तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, यहाँ ये मत बनाना। क्लियर? ये चीज़ है। ठीक है, तीसरी चीज़ देखो हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर। और टेम्परेचर में एक बहुत एबनॉर्मल सा बिहेवियर आता है। क्या है वो? ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि जैसे अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, जैसे कोई रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में हो रही, हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, अब हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है रेट। ऐसा हमने ऑब्जर्व करा है। तो एक मैं आपको यहाँ नोट लिखा देता हूँ टेम्परेचर के साथ क्या होता है। पहली बात तो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है, चाहे पावर कुछ भी हो, रिलेशन डायरेक्ट है। तो ऐसा देखा गया है कि विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल ट्रिपल्ड फॉर सम रिएक्शन। मतलब कुछ के लिए डबल हो जाता है और कुछ के लिए ट्रिपल्ड हो जाता है फॉर सम रिएक्शन। कुछ रिएक्शन के लिए डबल्ड होता है, कुछ के लिए ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा। फिर है आप पे 3 ही हो गए। चौथा देखिए, चौथा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? चाइना डिश का? नहीं, रिएक्टेंट का, या जो स्पीशी हैं उन पे। तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। ये याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन और सरफेस एरिया के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कहो या ऐसा कहो, स्टेटमेंट तो समझो। कहना ये चाहता है कि मान लो तुम पे कोई रिएक्टेंट का स्पेसिमेन ऐसी फॉर्म में, कोई रिएक्टेंट का स्पेसिमेन ऐसी फॉर्म में, तुमने इसे क्रश करा और अब ये पाउडर्ड फॉर्म में आ गया। तो पाउडर्ड फॉर्म में आने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, बहुत फाइनली हम डिवाइड करते हैं तो सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता है तो कम टाइम लगता है रिएक्शन होने में। तो विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, आपको भी पता चल गया सरफेस एरिया हमने कैसे बढ़ाया, फाइनली डिवाइड करके, क्रश करके। तो विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया द रिएक्शन विल प्रोसीड रैपिडली, एकदम से होगी, ये आप समझो। और रिएक्शन तेज़ हो गई तो कह सकते हैं टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये रेट तो पूरी चीज़, रेट तो बढ़ ही जाएगा, मतलब रेट कम होगा, बढ़ जाएगा मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पर वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, एक अब आपको एक चीज़ पता है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का कैसा है, कैटलिस्ट जो होते हैं, और एक चीज़ होती है पॉइज़न, है ना।
एक तो कैटेलिस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं पॉइजन, दो चीज़ें होती हैं। तो यहीं से समझ लो कैटेलिस्ट क्या होता है, दे कैन ऑल्टर मतलब या तो एक्सिलरेट कर लेगा या क्या कर लेगा, डिक्सिलरेट, रिटार्डेशन, डिसिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कैसे कर पाता है ये काम, मान लो कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं ए और बी। मान लो ये ए बी जो बनाएंगे ना, ए बी, तो नॉर्मली ये कैसे पाथ से बनाते हैं, ये दोनों ना एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक यहाँ पहुँचा, एक यहाँ पहुँचा, ये फिर यहाँ आया, दोनों फिर कोलाइड करे और उसने ए बी बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पाथ है, इसको हम पाथ 1 मान लेंगे। ये पहला पाथ है कि ए ऐसे गया, रस्सी थोड़ी है कि आगे नहीं जा सकता, एक आगे गया, बी आ रहा है, ए को लगा लड़ जाता हूँ, दोनों लड़े और ए भी बन गया। ठीक है, कैटेलिस्ट का काम क्या है, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना। कैटेलिस्ट का काम क्या है, इट कैन प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ, ताकि कम से कम एनर्जी यूज़ हो और प्रोडक्ट बन जाए। ये ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा ताकि कम से कम एनर्जी लगे। तो होगा क्या, दोनों टकराए और सीधा बन गया। तो ऐसे भी तो हो सकता है, दोनों टकराए और सीधा बन गया, दोनों एक ही लाइन में आए, यूँ टकराए बन गया, यूँ टकराए बन गया। ठीक है, तो इसका काम होता है ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, वैसे तो ये आगे आएगा आपको, अभी मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कैटेलिस्ट की वजह से एनर्जी भी कम वेस्ट होती है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम बनवा दूँ तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा वो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो डायग्राम हम किस किस का बना सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है या रिएक्शन की क्या प्रोग्रेस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ हम लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो कम एनर्जी लगेगी मतलब अब वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे, कम एनर्जी में ही एक्टिवेट हो जाएंगे रिएक्टेंट, ऑल्टरनेट पाथ मिलके वो कम एनर्जी में ही एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लियर है, मान लो कि पहले दो रिएक्टेंट थे जैसे ए और बी, इन दोनों को पहले ऐसे लग रही थी एनर्जी या ये ऐसा पाथ प्रोवाइड कर रहे थे। अभी समझाता हूँ, यह है विदाउट कैटेलिस्ट, विदाउट कैटेलिस्ट। चलो एक काम करते हैं, एक नया ले लेते हैं रिएक्शन। हम चाह रहे हैं कुछ ऐसी बने, ए बी प्लस सी हमें बन के मिले ए सी प्लस बी, ये। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी साथ में, और साथ में यहाँ ले लेते हैं सी। तो ए बी और सी हैं दो। ठीक है, यह है विदाउट कैटेलिस्ट। अब हम कैटेलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ये कम एनर्जी में, देखो एनर्जी का ग्राफ ये रहा, एनर्जी का लाइन ये रहा वाई एक्सिस। तो पहले ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, अब कम एनर्जी में बन गया। अब ये है विद कैटेलिस्ट, विद कैटेलिस्ट होगा क्या, तुम्हें पता है दोनों में ही फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बी प्लस सी होगा। और यहाँ इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा ए सी अलग और बी अलग, ए सी और बी मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये ए सी और बी। पर देखो रिएक्शन चलती कैसे है बाद में तो पता नहीं है। ये हुआ, यहाँ पे एक हमें एनर्जी मिलती है जो मिनिमम एनर्जी है कि प्रोडक्ट बनेगा, या मिनिमम एनर्जी है कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक बीच में ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स बनता है जो कुछ ऐसे होता है, ए बी और सी दोनों चिपक जाते हैं ग्लू के जैसे, ए बी भी और सी भी। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स। इस समय सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। एक्चुअली सारी एनर्जी इसी क्लाइमेक्स यही है, इसे ही बनाने के लिए लग रही थी। ठीक है, तुम्हें तो इंटरवल लग रहा होगा, ये बिगनिंग है, ये क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स असली में यही है, इसके बाद तो सीधा वो बन जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो पीक है ना, ये लाइन, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो